नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हो चुका है सुबह का टाइम और आज मैं एक न्यूज लेके आया हूँ। आप लोगों को भी जानकारी होगी कि आज में जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा बंद दरोगा के मेडिकल को लेकर। बंद दरोगा के साथ साथ जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के या पुलिस के मेडिकल होगा उसके बारे में जानकारी देना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो मेडिकल दिए 2 बार दिए हैं। आज से 10 साल पहले जो मेरा मेडिकल दिया था वो आरपीएफ का दिया था, और आज जो मेरा मेडिकल अभी जस्ट 1 दिन पहले कंप्लीट हुआ है वो मेरा बंद दरोगा कंप्लीट हुआ है। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि मेडिकल के लिए बहुत लोग भ्रमित रहते हैं, बहुत लोगों को जानकारियाँ सही यूट्यूब पर भी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि जानकारियाँ वो लोग दे रहे होते हैं जिन्होंने कभी वो मेडिकल को फेस ही नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों को मेडिकल के लिए इसीलिए बताने वाला हूं कि मैंने वो मेडिकल फेस किया है। यदि मैंने मेडिकल फेस किया है इसका मतलब मैं आपको सही जानकारी दूंगा। तो मेरा अभी जस्ट 1 दिन पहले ही मेरा बंद दरोगा का मेडिकल हुआ है, जिसके बारे में आपका तो जब मैं यहाँ से गया तो कई सारी चीज़ें थी कि पैरामीटर क्या रहेंगे, क्योंकि मेडिकल के पैरामीटर होते हैं। A ग्रुप का होता है, B ग्रुप का होता है, C ग्रुप का होता है, 3 ग्रुप का मेडिकल होता है। कई मेडिकलों में क्या होता है, चश्मा मान होता, कई में 6/6 आंख लगती, किसी में 6/9 भी लेते हैं, और कहीं कहीं 6/12 तक या 6/12 या 6/24 लेते हैं। तो हमारा बंद दरोगा का जो पैरामीटर था वो आई के मामले में जो था वो कम से कम 6/24 जो समथिंग था, मुझे जहाँ तक है वो विदाउट गिलास, और 6/6 आपका गिलास में आना चाहिए, वो जरूरी था। यदि 6/6 आपका गिलास में नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा जो मेडिकल बोर्ड था वो था बांदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरा मेडिकल हुआ है, जहां डॉक्टरों की टीम थी, जिसमें ईएनटी वाला था, एक आई स्पेशलिस्ट था, एक थे जो अस्थि रोग विशेषज्ञ, और एक थे सर्जन थे। और जो जांचें हुई हैं उससे बता दे रहा हूँ, मेरी एक सीबीसी जांच हुई थी, एक मेरी यूरिनल जांच हुई, प्लस हमारा एक्सरा हुआ, प्लस हमारा ईसीजी हुआ। सोचो 4 रिपोर्टें हमारी कंपलसरी हुई, ईसीजी हुई है ना, और हमारा जो यूरिन टेस्ट हुआ, प्लस सीबीसी रिपोर्ट हुई और एक्सरा हुआ। 4 रिपोर्टें हुई और प्लस 4 डॉक्टरों ने हमारा मेडिकल किया, जो टीम थी हमारी। सबसे पहला मेरा जो डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर के पास गया था वो डॉक्टर थे ईएनटी वाले। ईएनटी के पास में गया, मेरा जब नंबर आया, बस मतलब मेरा नंबर जब आया मैं ईएनटी के पास गया। ईएनटी के पास तो जो ये 20 मीटर या 20 फीट की दूरी होती है वहाँ मुझे बिठाया गया। वहाँ से मुझे ऊपर पूरे लेटर पढ़ाए गए, ऊपर से नीचे तक। तो मेरा जो विजन है वो 6/6 विजन है, इसलिए मैंने जो 6/6 तक वहाँ तक पढ़ा, और नीचे का भी मैंने काफ़ी पढ़ा। और उन्होंने फिर बाईं आँख को चेक किया। बाईं आँख से मेरा आँख जो मेरा आई के लिए था, उन्होंने पहले टॉर्च से चेक किया था। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, टॉर्च से चेक किया, फिर मेरा आई विजन चेक किया कि इसका मीटर क्या है। हमारे में तो मान था, लेकिन मेरा 6/6 उन्होंने लिखा। मैं ऊपर फार्मा भी आपको 1 से 2 दिन में जरूर पीटीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चेक हुआ, क्या क्या डॉक्टर लिखते हैं और किसके साइन होते हैं, वो भी बताऊंगा। मैं अभी आपको मैं फॉरनली बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे को एक बुक निकाली, जिसको कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक बोलते हैं। उसमें से मुझे 4-6 सीट निकाल के पढ़वाई गई, क्योंकि ऑलरेडी जिसको कलर विजन का प्रॉब्लम होगा वो चीज़ें को पढ़ ही नहीं पाएगा। जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि कलर विजन का है बंदा, उस समझ में आ जाता। तो वहाँ से मेरे को उन्होंने ओके करके मौन लगा के फिट करके भेज दे। इसके बाद मैं गया ईएनटी में। ईएनटी में क्या था कि आपके 3 चीज़ें होती हैं, है ना, ईएनटी होता। तो मैं गया तो ईएनटी में गया तो सबसे मेन जो होता है ईएनटी में ज़्यादातर कान चेक करते हैं। ईएनटी का मतलब यही है कि आपका कान कहीं पर्दा फटा तो नहीं है। देखो, मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी मेडिकल कराने जाए कभी भी अपना कान 3 से 4 दिन पहले जरूर साफ करा लें। हमेशा याद रखें, उसी दिन कान साफ करा के नहीं जाना है, क्योंकि कान के अंदर जो सीलिंग रहती है वाला गीलापन रहता है वो दिखता है। इसलिए हमेशा जब भी आप का मेडिकल है अपना सतर्क रहें। 3 से 4 दिन पहले अपना मेडिकल के लिए अपना कान साफ जरूर करा लें। कान साफ कराने के बाद फिर आप जा सकते हैं। तो मेरा कान चेक हुआ, कान उन्होंने मशीन आती है पर्दा चेक करने वाली, उसे चेक किया, ओके, उन्होंने फिट करके मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया। फिर मैं गया इसके बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहाँ। उसके बाद गया, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, मेरा पैंट उतरवाया। पैंट के बाद उन्होंने मेरे घुटने देखे, नौकनी देखी कि दोनों जुड़ तो नहीं रहे हैं, वो मेरे ओके थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4th में हूँ तो ओके ही होंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, बैठ गया मैं। फिर उन्होंने पलथी मार के बैठने के लिए कहा, मैं वो भी बैठ गया। फिर तुरंत उठने के लिए कहा, मैं उठ भी गया।
फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ कहा कि दोनों हाथ पीछे से पकड़िए, तो मैं दोनों हाथ पीछे से पकड़े, मेरे दो इस तरफ से ही पकड़वाया, फिर उन्होंने इस तरफ से हाथ करके पकड़वाया, पीछे दोनों हाथ करके, वो मेरे पकड़ रहे थे, बोले ओके। फिर उन्होंने मुझे पास बुलाया, पास में मेरे फ्लैट फुट चेक किया, कहीं इसका सपाट तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है ना, मेरा ऑलरेडी नहीं है क्योंकि फोर्स में हूँ। तो आपको आप अपना चेक कर लीजिए। कहीं कहीं क्या होता है, आपको पैर पानी में रखवाते हैं, पानी में पैर डुबाएंगे और रखवाएंगे, उससे पता चल जाता है कि आपका फ्लैट फुट है कि नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, फ्लैट फुट मेरा था नहीं, तो मेरा ओके कर दे। उसके बाद हाथ से पकड़ देख रहे थे वो उंगली से, क्योंकि आप लोग जानते हैं फोर्स पर्सन है, तो कहीं ना कहीं आपको हथियार से आपका वास्ता जरूर पड़ेगा, जैसे हमारा पड़ता है। तो उन्होंने हाथ पकड़वाया, पकड़ अच्छी थी, ओके, उन्होंने फिट करके भेज दिया, बोले जाइए। इसके बाद मैं गया सर्जन के पास। जो नेक्स्ट मेरा चौथा था वो सर्जन थे। सर्जन ने क्या किया, मेरा फिर पैंट उतरवाया, मेरे हाइड्रोसिल चेक किए, हाइड्रोसिल मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने किया। उसके बाद मेरी पाइल्स चेक हुई। मतलब आप मान के चलिए कि ये मेरे मेडिकल जो हुआ प्रॉपर चेक हुआ, हर चीज़ को चेक किया गया, प्रॉपर तरीके से चेक किया गया। यूरिन रिपोर्ट आई उसको लगाया, सीबीसी रिपोर्ट आई उसको लगाया, एक्सरे रिपोर्ट आई उसको लगाया, और ईसीजी रिपोर्ट को भी लगा के तब जाके हमको फिट दिया। तो ये तो हो गया मेरा मेडिकल के बारे में जानकारी। अरे आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं 2 मेडिकल दिया हुआ हूँ, आपको जरूर सत्य और अच्छी जानकारी दूँ। अब आ जाती है आपको प्रॉब्लम वाली बात कि यदि मुझे प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। तो हमेशा याद रखिए, यदि आपको प्रॉब्लम है और आप पैरामिलिट्री फोर्स या किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपको वो प्रॉब्लम को पहले से पहले ठीक करा लेना। कभी उसको लेकर किसी के चक्कर में पड़ के ये नहीं होना कि वहाँ मैनेज हो जाएगा, कुछ नहीं। हर चीज़ का आज के टाइम पे इलाज है। यदि आपकी आई 6/6 नहीं है, 6/24 है, 6/36 है, 6/60 है, तब भी आपका इलाज है। आज के टाइम पे लेसिक सर्जरियाँ आ गई हैं जो कि सब में मान हो रही हैं, बिल्कुल मान है, बशर्ते वो थोड़ा टाइम बाद आप 1 महीने पहले करा लेंगे तो आप रिकवरी अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 6/6 आपका विजन आ जाएगा। तो आप जब उधर आपको लगता है कि मेरा विजन जो है कि सही नहीं आ रहा, तो आप लेसिक सर्जरी करा लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपका विजन 6/6 आ जाएगा, ये 100% गारंटी है। उसके बाद अब एक प्रॉब्लम आती है लोगों की कि मुझे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, तो हाइड्रोसिल का भी इलाज है। आप जाइए डॉक्टर के पास, चेकअप कराइए, वो आपको इलाज करके देगा या ऑपरेशन कुछ भी करेगा, लेकिन आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम होती है पाइल्स की। पाइल्स का भी आजकल लेजर ट्रीटमेंट आ गया है, तो आप लेजर ट्रीटमेंट लेके आप उसका पाइल्स का भी करवा सकते हैं। पाइल्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखें, यदि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों का सावधानी से ध्यान रखें, उसका इलाज टाइम से करा लें। दांत यदि मुंह नहीं खुल रहा है उसका भी इलाज होता है, हर चीज़। क्योंकि मेरे जो सर्किल में बहुत सारे फोर्स मेंबर हैं और बहुत सारों ने करा के ही भर्ती हुए हैं, तो आप लोगों में सलाह देता हूँ, इसलिए आप हमेशा आप ध्यान रखें। और आपका कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और मैंने कमेंट में पूछा था क्या जो आरपीएफ का डीजे किसी को डायरेक्ट भर्ती कर सकता है, तो ऐसा कहीं प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि रेलवे में भी अपना एक बोर्ड है जिसको आरआरबी बोलते हैं, आरआरसी बोलते हैं, जो डिपार्टमेंटल भर्ती करता है, और आरआरबी जो है वो जनरल रिक्रूटमेंट करता है। तो आरआरबी भर्ती करता है, तो आरपीएफ की जो पूरी प्रोसेस होती है एग्जाम की, वो आरआरबी कराती है। आरआरबी जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आरपीएफ को ओनली जब वो मिलता है तो रनिंग कराने के लिए, फिजिकल कराने के लिए आरपीएफ आती है। हाँ, उसमें चाहे तो कुछ डीजी हो सकता है, लेकिन आप चाहो कि किसी को डीजी साहब चाहेंगे भर्ती करा दे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकता है। तो इससे आप इसके चक्कर में कभी किसी के ना पड़ें। यदि कोई फ्रॉड कर रहा हो तो ना पड़ें। आरपीएफ में भर्ती हम भी हुए थे, तो ईमानदारी से हुए, आप भी ईमानदारी से कोशिश करिए, आराम से भर्ती, किसी के चक्कर में मत आके कोई पैसे बर्बाद भी मत करिएगा, और ऐसा होता भी नहीं है ना। तो भाई आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और आगे किसी के भी कोई डाउट रहे तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। तो आप मेरा वीडियो ऐसे देखिए, आपको नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।